नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। शहर का नाम लंदन और वहां एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड हर कोई जानता है। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो कुछ हुआ और एक वीडियो आया जिसमें एक भारतीय लड़का खड़े होकर ये कहता हुआ दिख रहा है कि जेकेएलएफ इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और वो उसने हमारे सैनिकों की हत्या की है, वो वर्ल्ड का रिकॉग्नाइज्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हम ये जो इशू है उसका बिलीव नहीं करते। उसके बाद इंडिया में वो वायरल हुआ और ये बहुत मुश्किल है। ब्रिटेन में जहां पाकिस्तानी भी बैठे हैं, हिंदुस्तानी भी बैठे हैं, वहां खड़े होकर इस तरह की बात करना और उसके बाद उस लड़के के साथ जो कुछ हुआ हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आदर्श मिश्रा सीधे ऑक्सफोर्ड से जुड़ रहे हैं। आदर्श जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बातें यहाँ पे रख सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्ट, क्योंकि देश के लोगों ने सिर्फ एक क्लिप देखा था। पूरा वाकया बताइए कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में उस दिन हुआ क्या। जी, उस दिन ऑक्सफोर्ड यूनियन ने कश्मीर पे एक डिबेट रखी थी जिसमें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जेकेएलएफ, जिसका पूरा नाम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, उसको बुलाया गया था। अगर बस मैं 1 मिनट लूंगा आपके दर्शकों को ये बता दूं कि जेकेएलएफ का जो इतिहास रहा है वो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के द्वारा। उस पे करीबन 37 से ज्यादा एफआईआर हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की हत्या, 48 वर्षीय रविंद्र महात्रे जी की 1984 में एक हिंदू गवर्नमेंट ऑफिशियल की हत्या बर्मिंघम में उन्होंने करी थी। उसके अलावा रुबिया सईद, जो कि हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री की बेटी थी, उनका भी किडनैपिंग में उनका नाम सामने आया था। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जेकेएलएफ के साथ फारूक अहमद डर, जिसका दूसरा नाम बिट्टा कराटे है, वैसे आतंकवादी एसोसिएशन रखते हैं जिन्हें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का जिम्मेदार माना जाता है। और उसको मेरे हिसाब से बचर ऑफ कश्मीरी पंडित्स का भी टाइटल दिया गया था। तो वहां पे 2 स्पीकर्स बुलाए गए थे, डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर और प्रोफेसर जफर खान। डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, एक तरीके से उनपे बहुत ज्यादा आरोप लगते रहे हैं आईएसआई एजेंट होने के। इनफैक्ट उनके फादर के सीधे जो संपर्क थे वो आईएसआई के साथ थे। प्रोफेसर जफर खान है, वो सीधे जेकेएलएफ के एक तरीके से आइडियोलॉग हैं। मैंने वहां पे ये देखा कि भारत की तरफ से भारत का पक्ष रखने के लिए सिर्फ एक स्पीकर थे और बाकी 2 स्टूडेंट्स थे। तो मुझे पहली बात तो वहां पे ये लगा कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे नहीं रखा जा रहा था अच्छी तरीके से। और उसका एक रीजन ये था कि वहां पे उस पर्टिकुलर हॉल में बहुत ज्यादा पाकिस्तानीज थे। और होता क्या है कि डिबेट के बाद एक वोटिंग होती है। तो मुझे ये बहुत ही अजीब लगा कि इस वोटिंग के कोई मायने हैं नहीं, क्योंकि अगर एक हॉल में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है तो जाहिर सी बात है कि वो कश्मीर के इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे इंडिया की प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है। तीसरी बात ये थी कि वो एक तरफा डिबेट थी, क्योंकि अगर आप डिबेट के पूरे टॉपिक को देखें कि दिस हाउस बिलीव्स दैट कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट, मेरा ये मानना है कि वो ये भी बोल सकते थे कि दिस हाउस बिलीव्स दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। और वैसे टॉपिक को रख के अगर वो डिबेट करवाते तो लगता कि वो डिबेट एक तरफा नहीं थी। तो इस टॉपिक को देखते हुए, वहां पे पाकिस्तान की प्रेजेंस को देखते हुए, वहां पे इंटर स्टेट इंटेलिजेंस आईएसआई की प्रेजेंस को देखते हुए, मुझे ये सीधे तौर पे लगा कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आईएसआई ने एक तरीके से इस डिबेट को स्पॉन्सर करवाया है। और इस वजह से मैंने वहां पे अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। उसके बाद क्या हुआ सर? आप वहां खड़े हुए, बोले, ये सबने देखा, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ हुआ या आज तक जो हो रहा है, मैं चाहता हूं भारत के दर्शकों को आप वो भी बताएं कि उसके बाद आपके साथ क्या बीती। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट डिबेट में जब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो डिबेट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो होता क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट में आप एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रख सकते हैं और एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। मैंने अपना पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखा तो स्टार्टिंग में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखने की इजाजत नहीं दी। और उसके बाद मैंने फिर करीबन 5 से 6 मिनट बाद एक अपना पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखा। उस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखने के बाद, जिसमें मैंने सिर्फ 40 सेकंड में बहुत ही सिंपल सी भाषा का प्रयोग किया, मैंने ये बोला कि जेकेएलएफ एक आतंकवादी संगठन है और ये पूरी दुनिया को पता है। वो पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखने के बाद मेरे पास वहां के सिक्योरिटी पर्सनल्स आए और उन्होंने बोला कि आपको वॉकआउट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डिबेट से रिमूव करा जा रहा है। मैंने बोला कि आप एक कोई रूल बुक दिखा दीजिए जहां पे ये लिखा हो कि अगर कोई इंसान अपना पॉइंट या कोई मेंबर ऑफ द यूनियन अगर अपना पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है तो वो अलाउड नहीं है।
वो खैर कुछ नहीं बोल सके, उन्होंने मुझे बोला कि आपको जाना पड़ेगा, और मैं वहां से चला गया। और उसके बाद एक वाकया ये हुआ बीच में कि जब मैंने अपनी पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रखी तो डॉक्टर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, जो मेरे हिसाब से एक आईएसआई के उनसे सीधे संपर्क हैं, उन्होंने अपना हाथ बहुत तेजी से एक तरीके से मेज पे पटका मुझे इंटिमिडेट करने के लिए या डराने के लिए, लेकिन मैं नहीं डरा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे कई लोगों ने बोला था कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और मुझे ये लगा कि कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का जो इशू है वो मेरी जान से बड़ा नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो 1989 में, 1990 में इतने हजारों और लाखों कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई। वो एक तरीके से एक्सोडस नहीं था, वो एक तरीके से नरसंहार था, क्योंकि वहां इतने सारे कश्मीरी पंडितों हिंदुओं का पलायन हुआ। उसके बाद जब मैं वापस बाहर आया ऑक्सफोर्ड यूनियन से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप पे एक रात का प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मैंने फिर उनसे ये चीज बोली कि क्यों, आप किसी रीजन रूल, क्या था? रीजन? रीजन वो एक्चुअली दे नहीं पाए, क्योंकि मैंने उनसे बोला कि आप अपनी रूल बुक दिखा दीजिए प्लीज। उन्होंने ये बोला कि हम अपनी रूल बुक आपको नहीं दिखा सकते हैं, बट कोई रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कुछ कोट करा कि हमें लगता है कि आप प्रोटेस्ट में शामिल थे और इस वजह से हम आप पे बैन लगाते हैं। तो मैंने बोला कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा इसमें क्या बोला जो कि फैक्ट नहीं है, बिकॉज जो मैंने वहां पे प्रस्तुत करे वो एविडेंस थे, वो सारे के सारे फैक्ट्स हैं। ये सबको पता है कि जेकेएलएफ एक आतंकवादी संगठन है, और मेरा ये मानना था कि आप एक आतंकवादी के साथ आप डिबेट नहीं कर सकते हैं। आप किसी डिफेंस मिनिस्टर को बुलाते पाकिस्तान के, आप किसी पाकिस्तान के ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाते, साथ में आप किसी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाते, तो एक तरीके से लगता है कि वो डिबेट वन ऑन वन थी। आप किसी आतंकवादी के साथ डिबेट कैसे कर सकते हैं? खैर, वो मुझे इस चीज का आंसर नहीं दे पाए, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, एक रात का प्रतिबंध लगा दिया। और एक रात के प्रतिबंध लगाने के बाद फिर मैं वापस आ गया। उसके करीबन 4 दिन बाद कुछ लोगों ने मेरा फॉलो भी करा, और एक तरीके से इंटिमिडेशन करने के लिए, और मैंने ये चीज यहाँ के पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है। और क्योंकि ये मैंने सीधा एक तरीके से जो आरोप लगाए या फिर जो मैंने फैक्ट वहां प्रस्तुत करे वो अगेंस्ट आईएसआई और अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट करे, और सब जानते हैं कि आईएसआई का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। तो मैंने इसकी पुलिस में एक यहाँ पे एफआईआर भी करवा दी है, और पुलिस इसको अपने एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। डॉक्टर आदर्श, एक चीज मैं जानना चाहता हूं। हम बार बार एक चीज सोचते हैं कि कहीं कश्मीर किसी का अनफुलफिल्ड एजेंडा तो नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं तो कश्मीर में इस वक्त टूरिस्ट जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मलसी है, ठीक है। अभी हो सकता था कि 370 हटने से पहले वहां पे पत्थरबाजी भी होती होगी, टेररिज्म भी होगा, सब कुछ मान रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसी कोई समस्या है नहीं। और बार बार भारत के प्रधानमंत्री हों, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हों, उन्होंने दुनिया के मंचों से भी साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर का मामला खत्म। अब जो भी बात होनी है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होनी है, इस कश्मीर पे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद बार बार इंग्लैंड में, ब्रिटेन के अलग अलग जगहों पर, और खास करके इस ऑक्सफोर्ड यूनियन में, या फिर एक और यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड में, बार बार कश्मीर को विवादित बताना, इसे ये मतलब कि बार बार ये कहना कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, किसी खास एजेंडे के तहत किया जा रहा है। इसमें फायदा क्या है? मैं बार बार बोलता हूं कि देश का विभाजन भी एक एजेंडा था। और आपको क्या महसूस होता है, मैं ये पूछना चाह रहा था। बिल्कुल, मैं इसका जवाब चंद पंक्तियों से दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक पोएम लिखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष, पाकिस्तान क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, पर कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है। कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिबेट करवाई गई थी वो सीधे तौर पे पाकिस्तान द्वारा फंडेड डिबेट थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था। वो मकसद ये था कि कश्मीर को का मुद्दा इंटरनेशनल फोरम पे उठाया जाए, और वहां से उठा के भारत की सरकार को एक तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि उन लोगों को ये बात बहुत ज्यादा अखरती है कि हमारे राष्ट्र का एक तरीके से गौरव बहुत ऊपर आ चुका है। स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, मेरे हिसाब से उन्होंने काफी ज्यादा अपना पक्ष रखा बाहर जाके, इंक्लूडिंग यूके, इंक्लूडिंग यूएस, और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज मोदी जी का समर्थन करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि वहां पे, क्योंकि आईएसआई के चीफ भी चेंज हुए हैं, जनरल आसिम मलिक मेरे हिसाब से वहां नए आईएसआई के चीफ आए हैं, और मैं एक सीधे तौर पे ये आरोप भी लगा सकता हूँ कि
ये डिबेट का आईएसआई चीफ, नए आईएसआई चीफ के बाद होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं वो आईएसआई तक जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि भारत के हाई कमीशन को या फिर भारत की एजेंसीज को एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि इस डिबेट के पीछे कौन कौन लोग थे, और उनको अपनी एक डोजियर बना के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2022 में कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी को बकायदा यूके बुला के कैंसिल करा गया था। कौन सी वो ऐसी शक्तियां थीं जो उसके पीछे इन्वॉल्व थीं? कौन सी ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने 2002 के बाद से, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से उनके वीजा पे प्रतिबंध लगाया? ये जग जाहिर है। कौन सी ऐसी शक्तियां थी जो नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भारत के प्रधानमंत्री इसीलिए बने? बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई बिल्कुल चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले। बिल्कुल। और सीधे तौर पे आप ये भी देखें कि मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक डीपर नेक्सस है जो कि भारत सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि इस समय यासीन मलिक जैसे आतंकवादी भारत की जेल में बंद हैं, जिनके सीधे तार जेकेएलएफ से जुड़े हुए हैं। एक और बात यह है कि जेकेएलएफ का यूके में बहुत बड़ा प्रेजेंस है, बर्मिंघम में उनका हेड ऑफिस है, और मुझे ये भी मालूम चला है कि वो अलग अलग शहरों में अपने बेसिकली एजेंट्स के थ्रू ऑपरेट करते नहीं हैं। नहीं, यासीन मलिक जिनका आपने नाम लिया, उनकी वाइफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की सलाहकार रह चुकी हैं और काफी दखल है पाकिस्तान के गवर्नमेंट में। हो सकता है उन्होंने ये स्पॉन्सर्ड कराया होगा ताकि इंटरनेशनल प्रेशर के चक्कर में इनको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बोला कि आईएसआई के नए चीफ का बदलना और कहीं ना कहीं एक तरीके से इस प्रोटेस्ट का एक एजेंडा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें 2022 में ये चीज हुई थी, कश्मीर फाइल्स नहीं चलने दी गई, जबकि अगर, मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन अपने आप को बेस्टन ऑफ फ्री स्पीच बोलता है, अगर वो सही में बेस्टन ऑफ फ्री स्पीच है तो उन लोगों ने मुझे उस रात यूनियन से क्यों निकाला? उस रात उन्होंने मुझे वहां पे और फैक्ट्स और एविडेंसेस क्यों नहीं रखने दिए? उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्यों नहीं बुलाया? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस समय अनआंसर्ड हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि जिस तरीके से मुझे यहाँ पे फॉलो करा गया, कहीं ना कहीं मेरी जान को खतरा हुआ, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन इंटिमिडेशन टैक्टिक्स होती हैं आईएसआई के द्वारा, जो कि आपको दिखा सकें कि आप डर जाएं, ताकि कोई और भारतीय स्टूडेंट यहाँ पे अपनी बात नहीं रख सके। बट मैंने ये उनसे बोला है, और मैंने उनके सामने बोला था, मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान के सामने, कि मैं डरने वालों से मैं नहीं हूँ, और जब तक मेरी जान है तब तक मैं कश्मीर कश्मीर पे भारत की पैरवी करता रहूंगा, और कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। अच्छा डॉक्टर आदर्श, एक चीज जो कि यहाँ जो भारत में रह रहे आम लोग जानना चाहते हैं, ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री पद से हटना, क्या वाकई माहौल कुछ बदला है भारत के लिए या फिर वहां के रहने वाले हिंदुओं के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान का दखल या आईएसआई का दखल वहां बढ़ रहा हो सरकार बदलने के बाद? आपको क्या महसूस हुआ? आप चूंकि उस देश में हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। एक्चुअली इस पे मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे लेबर पार्टी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति कोई ऐसी एक्सपीरियंस रहा नहीं है। बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि हाल फिलहाल के कुछ सालों में मतलब ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम भी ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सीज चल रही थी, और वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग, ऑर्गेनाइज प्लानिंग चल रही थी। अ, मुझे ये भी याद है कि करीबन 2015 में या 16 में मोदी जी यहाँ पे आए थे, उनका एक बहुत बड़ा वेलकम करा गया था, और उससे बहुत ज्यादा पाकिस्तानीज जो थे वो काफी एंग्री थे कि इनका ऐसे वेलकम कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे आपको ये जानते हुए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 2019 में एक डिबेट हुई थी ऑक्सफोर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स में, जहां पे शहरयार खान अफरीदी, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के नारकोटिक्स मिनिस्टर थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, वो भी आए थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा भारत के खिलाफ आग उगला था। उन्होंने इतनी भारत के खिलाफ आग उगली थी कि वहां पे जो पाकिस्तानीज बैठे थे उन्हें भी लगा कि ये चीज बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर आप देखें तो 2015 में एक डिबेट हुई थी, कामरान शाहिद एक मेरे हिसाब से पत्रकार थे पाकिस्तान के, उन्होंने मोदी जी को एक आतंकवादी करार दिया था। मैं चाहूं तो मैं आपको उस डिबेट का एक क्लिप भी आपको सेंड कर सकता हूं। 2015 में ये डिबेट होना, फिर 2019 में पाकिस्तान के मंत्री का आके सीधे तौर पे भारत की सरकार पे हमला करना, और उसके बाद 2022 में विवेक अग्निहोत्री जी को कैंसिल करना, और उसके बाद सीधे वर्ष 2024 में एक ऐसी डिबेट करवाना जो कि एक तरफा डिबेट थी। मैं फिर आपसे वही बोलूंगा कि अगर ये टॉपिक ये रखते कि दिस हाउस बिलीव्स दैट कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, उस पर डिबेट करवाते तो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। बट ये डिबेट करवाना कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भारत विरोधी ताकतों को एक, उनको प्लेटफॉर्म देना है और उनको भड़काना है। और
इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा डीपर नेक्सस इन्वॉल्व है, जो कि मैं सही में चाहता हूं, और इनफैक्ट मैं ईमेल सेंड करूंगा कल हाई कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें कि जेकेएलएफ के इस एंगल को भी वो एक्सपोज करें और इस एंगल को भी वो इन्वेस्टिगेट करें। लास्ट क्वेश्चन, हम पाकिस्तान के मीडिया में ये अक्सर खबरें सुनते रहते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन लंदन है। हमारे यहाँ के लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, कनाडा भी पढ़ने जाते हैं, अमेरिका भी पढ़ने जाते हैं और ब्रिटेन में भी पढ़ने जाते हैं। क्या वहाँ इक्वेशंस या डेमोग्राफी बदल रही है? इस लिहाज से बहुत सारे पाकिस्तानी वहां जा रहे हैं। लंदन की डेमोग्राफी में खास करके जानना चाहता हूं, क्योंकि जब डेमोग्राफी बदलती है तो फिर मैंने देखा कि लंदन के जो मेयर बने उसका भी कारण यही बताया गया था कि वहां मुस्लिम्स या पाकिस्तानी बहुत बड़ी संख्या में है, ये भी एक कारण हो सकता है। आपने क्या महसूस किया वहां पे? जैसा कि मैंने बोला, मैंने ये महसूस करा कि पिछले 10 साल में भारत विरोधी एजेंडा यहाँ पे चलाने वाले काफी एक तरीके से नेटवर्क, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। बट मैं एक चीज ये बोलूंगा, एक जो आशा की किरण है वो ये है कि यहाँ पे काफी इंडियंस भी आ रहे हैं। जैसे आपने ऋषि सुनक जी का जिक्र करा, मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स में और इंडियन आई वुड से ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो कि यहाँ के इंडियन डायस्पोरा हैं, उस डायस्पोरा में काफी ज्यादा एक उम्मीद की किरण आई है कि हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। एक और बात यह है कि अगर आप लेबर पार्टी से देखें और कंजर्वेटिव पार्टी से देखें, दोनों पार्टियों में इंडियंस एमपी जाके पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर और वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं। मैं अपने डोमेन में रिसर्च में ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं, बहुत सारे पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर्स इंडियंस हैं और बहुत सारे पीएचडीज करने इंडियन आ रहे हैं। बट मुझे एक सबसे बड़ी कमी जो लगती है वो ये लगती है कि हम एकजुट नहीं है। हमारे कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी को और ज्यादा एकजुट होना चाहिए। और मोदी जी ने एक नारा भी दिया था कि एक है तो सेफ है, तो मुझे लगता है कि वो नारा यूके पे लागू होगा, यूके की इंडियन डायस्पोरा पे, कि आप एक इकोनॉमिक बहुत ही, माइट किसका ज्यादा है, इंडियंस का या पाकिस्तानीज का? ब्रिटेन के अंदर इकोनॉमिक माइट? मुझे लगता है कि इकोनॉमिक माइट इंडियंस का ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं और हम लोग अगर आप देखें तो कुछ कई कंपनीज के सीईओज हैं, मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक माइट इंडियंस का बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव है। बट अगेन, जैसे मैंने बोला कि वो इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने ही देखा वहां पे कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट के बाहर इतने सारे भारतीय छात्र थे जो डर रहे थे आने से। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो प्रोटेस्ट में आते हैं तो उनकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी, उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, उनपे इस्लामोफोबिक होने का आरोप लग जाएगा और उनको बहुत सारी और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वो दिक्कतें मैं भी इस समय फेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे फॉलो करा गया, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। और एक और चीज ये है, मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में मुझ पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही हो पाकिस्तान से, मुझे इसके बारे अगर में इतना कोई, बड़ा नहीं भी तो हो सकता है कि आपके करियर को लेके किस तरह का एक दाग लग जाए जिसके कारण आपको जॉब में परेशानी हो, प्रमोशन में परेशानी हो सकता है ये भी कि ब्रिटेन में आपको नौकरी आसानी से ना मिले। इन सबको देख के फिर भी आपने बहुत हिम्मत का काम किया है और उनके बीच जाकर उनका विरोध करना, खास करके मुजम्मिल अयूब जैसे शख्स के सामने, जिनके फादर डायरेक्ट आईएसआई एजेंट थे, उनके सामने ये जाकर बोलना बहुत हिम्मत का काम है। डॉक्टर आदर्श, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएमएफ के साथ जुड़ने के लिए। आपको ये धन्यवाद डिबेट आपको। कैसे लगा और हमारी बातचीत कैसी लगी? अगर आप ब्रिटेन में हैं या फिर इंडिया में हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।